Sir, There are only hello, 80 sir. students. Oh, sir. બોલો. પેલા ટ્યુટોરિયલ વાળા દાખલા કરાવો ને. અત્યારે નહીં ભાઈ, હવે તમે જોઈ લ્યો. ટ્યુટોરિયલ દાખલા મારે કરાવવાના નથી. મને નથી એસકે ને નથી આવડતા. થઈ ગયા બધા. થોડુંક હે? તો વિચારવું પડે ને બધું. થઈ થોડુંક ગયા મારે. કોણ બોલે છે આ થઈ ગયા? એ ખબર પાર્થ નથી. પાર્થ બોલું. હા તો બસ મોકલજે. કયો ખબર? હા વાંધો નહીં. ફોર્થ નો ડી. ક્વેશ્ચન બોલ ને એટલે આન્સર કહું. ક્વેશ્ચન અત્યારે ફોર્થ. તો બે મિનિટ બંને રોલ નંબર કહી દો એટલે હું એબસન્ટ મુક્તો થઈ જાવ અત્યારે. એક જ મિનિટ હો. રોલ નંબર સોરી સર. ઉભો તો રહ્યો હવે. કોણ છે? હું એબસન્ટ મૂકવા મળું ને તો બંધ થઈ ગયા. ચાલો હવે શરૂ કરીએ. 5 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. ટ્યુટોરિયલ જોઈ લે. ન થાય તો પછી કહેજે. એટલીસ્ટ તમારી પાસે ટાઈમ છે સન્ડે સુધીનો, ત્યાં સુધી તો તમે વિચારી શકો કે નહીં. 7 જ ક્વેશ્ચન બધું હું જ કરાવી દઈશ તો એક્ઝામ હું જ આપી દઉં ને. ક્વેશ્ચન ને બરોબર વાંચો, વાંચીને પછી ચેક કરો, ત્યાર પછી સોલ્યુશન આવશે. So let's see new topic, not new, but method is here we're talking about the quantitative data. Okay. So last lecture में frequency वाला ये किया था. Frequency distribution. इसमें किसी को डाउट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में? किसी को डाउट है पाई चार्ट? ये वाला टॉपिक क्लियर है? हाँ. ये वाला मुझे कोई बता सकता है ये हमने किसमें किया था पता है? ये कैटेगोरियल डेटा था. सारा का सारा डेटा जो है किसमें था? वर्ड फॉर्म में था. किसके फॉर्म में था? वर्ड फॉर्म. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव में किस किस तरह का डेटा होगा कोई बता सकता है? न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल. ओके गुड. इन फॉर्म ऑफ इंटीजर. तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर टेबुलर समरी तो होगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ये देखो टेबल नंबर 2.4 डेटा किस में दिया है हमें यहाँ पर, इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। यानी कि अगर आपके पास डेटा नंबर्स के फॉर्म में हो तो आपको यूज करना है मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट कौन सी वाली, क्वांटिटेटिव डेटा वाली। सो देखो क्वालिटेटिव कैटेगोरियल डेटा के अंदर सिंपल था कि वर्ड जो थे वो सेम थे, लेकिन यहाँ पर नंबर्स जो है इसकी वैरायटी बहुत है। यहाँ पर देख लो तो मिनिमम नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 एंड योर मैक्सिमम नंबर विल बी 33। थोड़ा एक ही मिनट रुको। ओके, योर मिनिमम नंबर इज 12 एंड योर मैक्सिमम नंबर इज 33। चलो ये हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करें, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आवर डेटा विथ गुड मैनर। यानी कि इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो एक्यूरेट आए। पहली बात तो है कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए, लेकिन कोई तो मेथड होगी कि जिसकी मदद से हम डेटा को अच्छी तरह से डिफाइन कर सके। तो पहले जब भी आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो सबसे पहले चेक करो आप कि सबसे सबसे पहले ये चेक करो कि मिनिमम डेटा कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। सब लोग अपनी बुक में लिखते जाना, मिनिमम डेटा कौन सा है, मैक्सिमम डेटा कौन सा है। पहले तो क्वांटिटेटिव डेटा है तो पहले तो वो चेक कर लो। यहाँ पर 3 मेथड्स है जिसके हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो है क्वांटिटेटिव डेटा वो 3 तरीके से उसको आपको, यू कैन से देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप हो जाएगा क्लास बनाना। पहले तो आपको क्लास बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस क्लास की विड्थ क्या होगी, एंड थर्ड वन इज आपको एक लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर कि कितनी यहाँ पर लिमिट होगी। मैं सिंपल तरीके से आपको अभी एक इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, क्योंकि थियोरी पे अगर आप जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए। सो पहले एक काम करो, सब लोग पहले ये डेटा लिख दो। टेबल नंबर 2.4 को लिख दो ईयर एंड ऑडिट टाइम्स इन अ डेज, एंड पूरा का पूरा टेबल जो है आपकी बुक में बना लो। बस पहले अभी इतना पता होना चाहिए कि डेटा कौन सा है, कैटेगोरियल है कि क्वांटिटेटिव। बस प्रोसीजर जो है, क्योंकि आज जितने भी लोग एब्सेंट है उसको प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में, क्योंकि अगर यही नहीं आएगा आपको तो बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट जो है स्टैटिस्टिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, पैरेलल नहीं। आपको पहले कैटेगोरियल आना चाहिए, उसके बाद का क्वांटिटेटिव आना चाहिए वगैरह। तो जल्दी से टेबल जो है उसको ड्रॉ कर लो। उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू फाइंड अ फ्रीक्वेंसी एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, रिलेटिव किस तरह फाइंड करना है, परसेंटेज किस तरह फाइंड करना है वगैरह देखें। सो लेट्स सी, पहले हो गया नंबर ऑफ क्लासेस। पहला वाला जो पॉइंट है स्टेप नंबर 1, क्वांटिटेटिव डेटा होने के बाद पहला स्टेप आएगा आपका
नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस, अगर उसके अंदर हम डिटेल से देखें तो क्लासेस आर फॉर्म बाय स्पेसिफाइंग रेंजेस दैट विल बी यूज्ड टू ग्रुप द डेटा। सो यहाँ पर एक्चुअली हमें यूज़ करना है, हमें कुछ क्लासेस बनाने हैं। क्लासेस हम यूज़ करेंगे 5 to 20 के बीच में। पहले डेटा देखना पड़ेगा, डेटा के अंदर कितना डेटा हमें दिया है, तो ये हो गया 5 4। देर आर ओनली 20 डेटास, सो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 डेटास। सो नंबर ऑफ क्लास आपके होने चाहिए 5 से लेके 20 के बीच में। विथ मेन थिंग यहाँ पर है, पहले ये समझ लो विथ यानी कि क्या, कि जैसे कि हो गया इंटरवल। अब क्वांटिटेटिव डेटा है तो हमारे पास जाहिर सी बात है इंटरवल तो आएगा ही। सो यहाँ पर एक ऐसा इंटरवल बनाना है विथ ऑफ द क्लासेस, बनाना है। तो बनेगा किस तरह से? सो विथ के लिए फॉर्मूला है लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। और जल्दी से ये फॉर्मूला लिख दो, विथ ऑफ द क्लासेस में लार्जेस्ट डेटा वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। जल्दी से फॉर्मूला लिखो, उसके बाद एग्जांपल वन बाय एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, अभी कोई लिखेगा नहीं। सपोज कि ये क्वेश्चन दिया है आपको, अभी इसके अंदर सॉल्यूशन किस तरह से करना है पहले ध्यान से देख लो। ये मैंने कर दिया यहाँ पर टेक्स्ट। देखो यहाँ पर आपको 20 डेटास दिया है, तो पहले वेट बनाने के लिए, एक मिनट, पॉइंट नंबर आई थिंक डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है ना, कोई बात नहीं। ये रहा टेक्स्ट। सो पहला पॉइंट क्या आएगा कि विथ किस तरह से बनाना है। सो विथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा लार्जेस्ट डेटा। देखो लार्जेस्ट डेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका 33 माइनस लोवेस्ट डेटा, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय टोटल नंबर। अभी ये टोटल नंबर हो गए हमारे पास 20। इफ यू सोल्व 33 माइनस 12 डिवाइड बाय 20, I can erase it. Okay, so largest data minus smallest data। देखो, सो यहाँ पर विथ बनाने के लिए क्या आएगा, लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लास। अभी मैं काम करता हूँ, मैं सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज करके ड्रॉ, ओके, इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय। देखो अब मैं एक आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लास। तो क्लास शुरू करना मिनिमम 5 से मैक्सिमम 20 तक। बुक के अंदर लिख देना, मिनिमम आपको क्लास लेने हैं 5, मैक्सिमम लेने हैं 20। लेकिन अगर हमारे पास डेटा बहुत कम है तो मैं आप मिनिमम ही ले। सो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मेरी तरफ से मैंने लिख दिया 5। सिंपल, आपके पास डेटा कम है। देखो क्लासेस का मीनिंग क्या है पता है,
जैसे कि आपके पास यहाँ पर 12 से लेकर 33 है, तो 5 क्लास बनाओ जिसके अंदर लोवेस्ट से लेके लार्जेस्ट वैल्यू सारी की सारी उसके अंदर कवर हो जाए। एवरीवन क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक द क्लास। क्लास यानी कि क्या, ऐसे क्लास बनाओ 1 2 3 4 5 कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू जो है उन क्लासेस के बीच में आए। जैसे कि मैंने विथ, अभी मैं विथ फाइंड कर रहा हूँ, तो देखो 33 माइनस 12 डिवाइड बाई 5 आएगा। 33 माइनस 12 डिवाइड बाई 5, योर सॉल्यूशन इज 4.2। मैंने नियरली लिख दिया 4। सो पहला क्लास आएगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इंटीजर के बीच में गैप होना चाहिए 4 का और क्लासेस बनने चाहिए 5। इसका मीनिंग क्या होगा कि लोवेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू आपके पहले तो क्लास में आ जानी चाहिए और उस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो यहाँ पर क्लास जो बनाए उसकी अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास लोवेस्ट डेटा था 12, मैक्सिमम डेटा था, लार्जेस्ट डेटा था हमारे पास, लोवेस्ट डेटा था 12, लार्जेस्ट डेटा था 33, क्लास मैंने सिलेक्ट कर लिया 5। तो देखो ये हो गया पहला क्लास, ये हो गया दूसरा, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज, ये रहे 5 क्लास। उसकी विथ होगी यहाँ पर 4, उसकी विथ क्या होगी 4। तो मैंने यहाँ पर 5 क्लास बनाए, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। अगर आप देखें तो दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, विथ होनी चाहिए आपकी 4। एवरीवन के ये थोड़े 2 पॉइंट जो है वो थोड़े डिफिकल्ट है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो, मैं वापस समझा देता हूँ। क्लासेस जो है, क्लासेस आपको अपने हिसाब से लेने। સર ટેબલમાં તો 12 છે નાની લિમિટ, તો 10 થી ચાલુ કરીએ તો ચાલે? ભલે ને 12, મેં તને શું કીધું, સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ અને લાર્જેસ્ટ વેલ્યુ, હવે 10 ની 14 ની વચ્ચે 12 આવી જાય, હા પછી 30 થી 34 ની વચ્ચે 33 આવી જાય। હા એટલે આનો મીનિંગ શું થયો, ભલે ને મારે 2 સ્ટેપ આગળ જવું પડે પણ મારે એક પણ ડેટા ઓછો હોવો જોઈએ નહીં। તો મેં 5 ક્લાસ બનાવ્યા અને વિથ તમને જે આપે અહીંયા, જે તમે ફાઇન્ડ કરો એને અકોર્ડિંગ બનાવવાના। હવે તું જો અહીંયા તું 12 થી ફાઇન્ડ કરે ને, તું કદાચ તારી 11 થી ફાઇન્ડ કરો હોય તોય ચાલે। 11 to 15, 11 to 15, 16 to into 20 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, છતાં તારું સોલ્યુશન તો આવે જ। मेन थिंग इज आपको कितने क्लास चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपके पास 20 डेटा है तो 5 क्लास लो, 30 डेटा है तो 6 क्लास लो। अगर आप 3 क्लास भी लोगे तो भी सॉल्यूशन तो बनेगा और सॉल्यूशन करेक्ट ही होगा। क्लियर? क्लास मतलब यूज क्या है, खाली नंबर्स આપે છે બટ રિયલ લાઈફમાં કેવું થાય? હા, ક્લાસ છે ને, ક્લાસ થી ફક્ત ને ફક્ત તમને નંબર મળશે, બીજું કોઈ આનો યુઝ નથી। જસ્ટ આ ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટેની એક મેથડ બતાવેલી છે। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेटा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है तो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो सकता है। चलो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहले डेटा ध्यान से देखो, आपको ये डेटा दिया है। अभी मुझे तो ये पता भी नहीं है कि कौन सा क्लास होगा या फिर किस तरह इसको मुझे सॉल्व करना है। जिसको नहीं समझ आए वो देख लो। मैंने ले लिया, सपोज कि मेरे क्लास हो गई 5, तो विथ क्या होगी आपकी, विथ ये होगी कि डेटा के अंदर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 33। एवरीवन क्लियर? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय number of classes, then your solution is near to 4।
तो ये क्या बोल रहा है कि फोर के इंटरवल्स बनाओ। फोर के क्या बनाओ? इंटरवल्स, वो भी कितने? 5। एवरीवन क्लियर? इसका मीनिंग क्या हो? फोर वैल्यूज के इंटरवल्स बनाओ। और कितने इंटरवल बनाने हैं? 5 नंबर ऑफ इंटरवल कितने बनाने हैं? 5। और कंडीशन 5 क्या है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू इंक्लूड हो जानी चाहिए। एवरीवन क्लियर? अगर आप यहाँ पर यस सर 3 की यस सर बनाओ क्लास, 3 क्लास बनाओगे तो क्या होगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 3। सो 33 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 क्या होगा? 7। तो आपको 7 के क्लास बनाने पड़ेंगे। यस जैसे कि हो गया 11 से सपोज को 11 से लेके 7 करो, 11 से शुरू करो, 7 का गैप लो, उसके बाद वापस 7 ऐड करो, वापस से 7 ऐड करो, तो 3 क्लास बनेगा आपके। और मेन थिंग यहाँ पर ये याद रखना है कि आपका जो इंटरवल जो है वो एंड पॉइंट जो है, शुरुआत का पॉइंट और लास्ट पॉइंट, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। वो ठीक है, बाद में देख लेंगे। अभी इतना समझ आया हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लास, हाउ टू फाइंड द विड्थ। ये लॉजिक समझ आया पहले कि नहीं आया? बस मुझे इतना बता दो। हाँ सर एवरीवन क्लियर? सर सर यस स्टेप सर 1 में ક્લાસ છે हाँ અને જે સ્ટેપ 2 માં નંબર ઓફ ક્લાસીસ જે નીચે છે ડિવાઇડ માં તે हाँ। બે વચ્ચેનો સંબંધ હું आज क्लास છે ને, क्लास હમ આ ક્લાસ તારા તે એટલા ક્લાસ તે એઝ્યુમ કરે કે તારે 5 ક્લાસ બનાવવા છે। હા હવે 5 ક્લાસની વિડ્થ મને નથી ખબર, મને એ નથી ખબર કે મારે ઇન્ટરવલ કેમ ફાઇન્ડ કરવો। તો જે ઇન્ટરવલ ફાઇન્ડ કરવા માટે તારે ડિવાઈડ કરવું પડે। શું કરવું પડે તારે? તો સર હા બોલો। ડિવાઇડ તો સર આપણે જે સ્ટેપ 1 છે નંબર ઓફ ક્લાસીસ હા એ 5 આપણે જે સ્ટેપ 2 માં જે 5 એઝ્યુમ કર્યા એ અને જે સ્ટેપ 1 ના આપણે 5 એઝ્યુમ કરીએ છે તો એ બંને એક જ ને? તો સેમ સ્ટેપ જ, 1 માં જ આપણે 5 બંને એઝ્યુમ એક કરી લેવાનું। બંને એક જ। આ જે 5 છે ઓકે એટલે એક જ મિનિટ ઉપર હું તને તારું કન્ફ્યુઝન દૂર કરું। ક્લિયર? હા એની ડાઉટ? ના ના સર એટલે બંને એક જ, એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં એક જ। હા, આપણે કેટલા ક્લાસ બનાવવા છે। ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં તે તારી રીતના એઝ્યુમ કર્યા, તે એઝ્યુમ આ કર્યા હોય, પછી એસકે ને એમ થાય કે હું થોડુંક એડવાન્સમાં ચાલો તો એસકે ક્લાસ 6 લે, પછી કોઈને એમ થાય કે ભાઈ હું એસકે કરતા પણ એડવાન્સ તો ક્લાસ 3 લે। પછી અમુક લોકો તો ક્લાસમાં આવતા જ નથી કારણ કે 26 જ છે, તો બાકીના તો બધા તો કોઈ ક્લાસ લઈ શકે એમ નથી। એટલે તમે કેટલા એડવાન્સ છો? હવે એસકે થી એડવાન્સ હોય એટલે થોડુંક વિચારવું પડે આપણે। ખ્યાલ આવી ગયો? क्लियर? एनी डाउट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये वाला हो गया पॉइंट नंबर 2। देखो अभी यहाँ तक हुआ है कि कितना वर्बली जो हो सकता था उतना हुआ। अभी मैथमेटिकली क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने 5 क्लास ले लिए। सो यहाँ पर हमने कर दिया ऑडिट टाइम्स डेज फ्रीक्वेंसी। सो मैंने 5 क्लास लिए, कौन कौन से होगा? 10 से लेके 14। ये 2 पॉइंट जो है, मेरी बात एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये 2 पॉइंट रिपीट नहीं होने चाहिए बस। ये जो 2 पॉइंट जो है ये रिपीट नहीं होने चाहिए। 19 से लेके ये, अगर ये 2 पॉइंट रिपीट हो गए तो आपका ग्राफ जो है वो सही नहीं होगा और आपकी मेथड सही नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पूरा कंटिन्यूटी में जाएगा बाद में। सो हर बार ये याद रखो ये 2 पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए। चलो अभी क्लासेस भी हो गए, विथ भी हो गई है, तो थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा देख ले। चलो अभी 10 से 14 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसीज है वो देखना है। 10 से लेके 14 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसीज बिलोंग करती है? तो एक हो गई 12, उसके बाद हो गया 14,
14, 30। तो कितनी फ्रीक्वेंसीज है 10 से 14 के बीच में? 1 2 3 एंड 3 4 1 2 3 4। सो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी में लिखना है 4। 15 से 19 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसीज आएगी? ओके, वो भी देख लेते हैं। चलो 15 से, तो एक तो हो गया ये 15, 19, तो 15 ये वापस हो गया, ये 19 हो गया, ये हो गया। 18 है सर नीचे 15 वाली लाइन में। यस यस यस, गुड। 18, ये 16, ये 18, ये हो गया 17। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। तो okay, so can we say there are 8 frequency? 20 से 24 में 5, 25 से 29 में 2 एंड 30 से 34 में 1। सो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होनी चाहिए? 20। ये जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर भी यहाँ पर मैच होना चाहिए। ठीक है, सो जल्दी से ये टेबल ड्रॉ कर लो। अभी एक्चुअली अभी कौन सा लेवल हो गया पता है? अभी ये हो गया कैटेगोरियल डेटा वाला लेवल। क्योंकि कैटेगोरियल में क्या था पता है? सिंपल हमें काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखनी ही थी। यहाँ पर एक्चुअली हमें फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। एवरीवन क्लियर? यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा क्वांटिटेटिव में, और कैटेगोरियल में ऑलरेडी आपके पास था ही डेटा। सो इतना डिफरेंस है कैटेगोरियल और क्वांटिटेटिव में। डिफरेंस लिख लेना। कैटेगोरियल के अंदर आपको गिवन होगा, बट क्वांटिटेटिव के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी बनानी, इंटरवल बनाना पड़ेगा।
सो नेक्स्ट, इसके बाद तो सबको पता है कि किस तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, लेकिन देख लो बाद में। चलो अभी now we will discuss about how to make relative frequency and percentage frequency. relative frequency सबको पता है कि जो 4 है, अगर मैं 10 से 14 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, सो सिंपल आई हैव टू apply the rule 4 divided by 20, then you will get 0.20, 8 divided by 20 which is 0.40, up to 1 divided by 20 which is 0.05. अगर उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, then it will be your percentage frequency. So your percentage frequency is 20, 40, 25, 10, 5, और जो मैंने लास्ट में बोला था वो सेम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का समेशन 1 होना चाहिए एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का समेशन 100 ही होना चाहिए। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 हुई या लेस देन 1, समेशन की बात कर रहा हूँ मैं, देन योर कैलकुलेशन इज नॉट करेक्ट। और लास्ट में परसेंटेज, सबको पता है परसेंटेज जो 100 से ही होता है मेजर, तो परसेंटेज भी लास्ट में 100 ही होना चाहिए। एवरीवन क्लियर? यस सर। तो जल्दी से ये यस सर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी टेबल में से बना लो या फिर लिख लो, कैलकुलेट कर लो तो सम पूरा हो जाएगा अभी का अभी।
क्लियर? So next one is we will discuss about the dot plot. बहुत इजी है डॉट प्लॉट का मीनिंग, वर्ड के अंदर ही पूरा नाम है डॉट प्लॉट. यू हैव टू प्लॉट द डॉट व्हेन योर फ्रीक्वेंसी अकर. जैसे कि यहाँ पर हमने सब लोग अपनी जो ये टेबल जो है 10, ये वाला टेबल सब लोग अपने पास रखो अभी बुक में. 10 to 14 में 4 आएंगे. ये जो टेबल है आप अभी अपने पास फॉर रेफरेंस के लिए रखो. मैं लिख लेता हूँ 15 to 19 8. तो ध्यान से देखो डॉट प्लॉट का मीनिंग क्या है. देखो डॉट प्लॉट यानी कि क्या, आपके पास जो क्लास जो है उस क्लास को बना के आपको वहां पर डॉट प्लॉट करना है. सो देखो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. अभी 10 से 14 के बीच में आप अपनी बुक में देखो तो देर आर ओनली 4 फ्रीक्वेंसी. देर आर ओनली 4 फ्रीक्वेंसी. लेकिन 4 फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होगी? सो उसके अंदर आपको ये जो पहला टेबल है 10 to 14 के बीच में 4 फ्रीक्वेंसी, तो पहले हो जाएगा 12. 12 के बाद होगा 14 दो बार एंड 15 वो भी दो बार. ठीक है. सो सिंपल यहाँ पर रैंडमली कर दो. यहाँ पर ये रहा 11, ये रहा 12, 12 पे 1 टाइम, ये रहा 13, 13 एक बार हो रहा है तो एक बार डॉट करो. 14 दो बार रिपीट हो रहा है तो वर्टिकली यहाँ पर किस तरह जाना है, डॉट प्लॉट वर्टिकली जाना है आपको. सो एक बार यहाँ पर क्लिक डॉट किया, उसके ऊपर डॉट करो. 15 जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, सो सिंपल यू हैव टू पुट 2 डॉट्स. 16 एक ही बार है. 17 एक बार है. 18 जो है आपके टेबल में 3 बार रिपीट हो रहा है. सो 1 2 3. सो रेंडमाइजेशन यानी कि आपको आपके जो नंबर्स जो है रेंडमली नंबर उसको इसी तरह प्लॉट करो. 20 एक बार है तो एक, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी कोई भी नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 वर्टिकली 5 टाइम्स उसको वहां पर डॉट करके रिप्रेजेंट करो. एवरीवन क्लियर हाउ टू प्लॉट डॉट प्लॉट? बहुत ही इजी है, सिंपल. आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स लिखने हैं एंड वर्टिकली आपको वहां पर डॉट को रिप्रेजेंट करना है. सो अगर ये कोई डेटा देखेगा तो उसको एटलीस्ट वो समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वांटिटेटिव डेटा है. ये जो पूरा का पूरा जो डेटा है ये क्वांटिटेटिव डेटा का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम भी देख लेते हैं. हिस्टोग्राम मतलब कि एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस का ग्राफ जो है, यहाँ पर हमने लिखा है ऑडिट टाइम्स, यहाँ पर लिखी है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारी 8 है. यहाँ पर आप ये टेबल देखो, वेयर इज टेबल, ओके. मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 1, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 8. सो सिंपल आप 10 भी ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं. यहाँ पर हमने क्लासेस लिख दिए 10 to 14, 15 to 19 एंड 30 to 34. 10 to 14 की फ्रीक्वेंसी है 4. सिंपल यहाँ पर 4 पर एक कॉलम लगा दो. 15 से 19 की फ्रीक्वेंसी है 8. 20 से 24 की फ्रीक्वेंसी है 5. 25 से 29 की फ्रीक्वेंसी एंड 30 से 34 की फ्रीक्वेंसी. बट
द मेन थिंग इज यहाँ पर हिस्टोग्राम, इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम, दो कॉलम के बीच में जगह नहीं रखनी है। योर ग्राफ इज लाइक कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर यहाँ पर दो कॉलम के बीच में जगह कर दी तो वो डेटा हो जाएगा कैटेगोरियल डेटा, ठीक है। एवरीवन क्लियर? अगर यहाँ पर दो कॉलम के बीच में स्पेस रख दी तो वो डेटा हो Yes, जाएगा sir. आपका कैटेगोरियल, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो हर बार होती है। इसको, इस ग्राफ का नाम है हिस्टोग्राम, और जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसका नाम है बार चार्ट। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट, तो पता होना चाहिए आपको। फिर ये ड्रॉ करके आ जाएंगे और मार्क्स मांगेंगे। हाँ ત્યાં લેક્ચર अच्छा हाँ ना था ये तो कहीं वांधो नहीं, ठीक है। एवरीवन क्लियर कि डिफरेंस क्या है वो पहले देख लो। कैटेगोरियल पूरा वर्ड फॉर्म में है, ये वाला डेटा पूरा क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्राफ भी तो डिफरेंस, ग्राफ में भी तो डिफरेंस होना चाहिए। बाद में बोलते हैं कि सर बार चार्ट भी तो एक है, हिस्टोग्राम भी एक है, तो सर मार्क्स भी थोड़े से इधर उधर तो नहीं हो गए, ठीक है। जल्दी से हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लो। और where is graph? This one is histogram. Okay. So this one is histogram. जल्दी से रफली ड्रॉ कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ा इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। सिंपल आप अपनी तरफ से थोड़ा ड्रॉ कर लो, बाकी तो स्क्रीनशॉट खींचने वाले खींच ही रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर देखना है। देखो सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट वगैरह पता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल में देख ले तो अच्छा है। देखो जो पहला जो ग्राफ है ये है मॉडरेटली स्क्यूड लेफ्ट, दूसरा वाला पार्ट बी है राइट, थर्ड वन है सिमेट्रिक, एंड फोर्थ वन इज हाईली स्क्यूड राइट। यानी कि फर्स्ट वाला जो मॉडरेट, ये जो मॉडरेट वर्ड है, यानी कि यहाँ पर आपका ग्राफ देखो तो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद हो गया डिक्रीज। सेकंड वाला में क्या होगा, इंक्रीज हुआ उसके बाद कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिमेट्रिक यानी कि ये जो कॉलम जो है सेंटर कॉलम, उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको सेम ही इमेज मिलनी चाहिए। ये जो कॉलम जो है सिमेट्रिक, यानी कि हमने डिस्कस भी किया था फर्स्ट सेम में, ये जो कॉलम है उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड योर डेटा शुड बी सेम। और हाईली स्क्यूड राइट मतलब कि एकदम से इंक्रीज हो गया, उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज हो गया, उसके बाद वापस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा वापस इंक्रीज हो, उस तरह से। सो दिस वन इज सिंपल 4 टाइप्स हिस्टोग्राम्स। ये जो है हिस्टोग्राम, उसके सिर्फ यहाँ पर 4 टाइप्स दिए आपको। फर्स्ट वन इज इंक्रीज होकर डिक्रीज,
सेकंड वन इज डिक्रीज होके या डिक्रीज के बाद इंक्रीज, उसके बाद कंटिन्यूसली। मेन थिंग इज थर्ड ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं एमसीक्यू में कि कौन सा ग्राफ सिमेट्रिक है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि लेफ्ट एंड राइट आपका ग्राफ जो है उसका नेचर सेम होना चाहिए। ग्राफ में तो બોલો। જે મોમેન્ટ છે તમે કીધી પર આધાર હોય ને એમ, હા એટલે જો કદાચ ડેટા આપણને આ પ્રમાણે મળે કે જે તમે કીધું સિમેટ્રિક, તો એ પછી તો નીચે ગ્રાફ પર લખી શકીએ ને કે આ ગ્રાફ છે। હા એટલે હું તને, હા એ તો તારો ગ્રાફ ટોટલી ડિપેન્ડિંગ ઓન વોટ ડેટા, તને જે ડેટા આપેલા છે એની ઉપરથી, ઠીક છે। ફર્સ્ટ ગ્રાફ જો, ફર્સ્ટ ગ્રાફ ની અંદર તને ખ્યાલ આવે કે ચાલો પહેલો જે છે હિસ્ટોગ્રામ એની ફ્રીક્વન્સી ઓછી છે, સેકન્ડ ની વધારે છે, સેકન્ડ લાસ્ટ જો આની ફ્રીક્વન્સી સૌથી વધારે છે। આની દાખલા તરીકે 5 વસ્તુ છે, 5 થી 6 વસ્તુ, તો હું એમ કહું કે ભાઈ એપલ નો આઈફોન છે એનું વેચાણ સૌથી વધારે છે, તો મારે પ્રોફિટ જોતો હોય તો શું કરાય? આઈફોન વેચાય। હા આઈફોન જ વેચાય ને। આ એ રીતના ગ્રાફ છે, કન્ટિન્યુઅસ છે। જો કન્ટિન્યુઅસલી ગ્રો થાય છે, ટોટલ ડિપેન્ડ જ હશે તારા ડેટા ઉપર જ, પણ જસ્ટ આનાથી તને એટલો ખ્યાલ આવે કે કોની ફ્રીક્વન્સી તારે વધારે રાખવી જોઈએ, પછી તું આ જે ફર્સ્ટ છે કે જે કોઈ વેચાણ જ નથી એનું તું એકદમ સ્ટોક કરી લે, તો પછી સીધી વાત છે લોસ જ થવાનું છે ને। હા એટલે એ રીતનું ગ્રાફ છે, જસ્ટ ઓનલી ફॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, नथिंग एल्स। ओके सर। एंड देखो आज जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा जो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसके एग्जाम्पल तो हो गई, कैटेगोरियल के तो रखूंगा ही, लेकिन ये तो पक्का होगा, क्वांटिटेटिव तो 100% होने वाला। फिर वहां पर आप डेटा में क्लास में आपको प्रॉब्लम आए, उसके बाद अगर आप विट भी अच्छी तरह से फाइंड ना कर सको तो उसका कोई मीनिंग है नहीं। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए। कल तो लेक्चर नहीं, डायरेक्ट मिलते हैं मंडे को, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। चलो ज्यादा ओके हो रहा है अभी। यस।